तो नमस्कार भाइयों, आज हम वापस आ चुके हैं अपने चैप्टर ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड में। और आज हम कर रहे होंगे इसका लेक्चर नंबर 9। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? आज का हमारा टॉपिक है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। और एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन से ही रिलेटेड इसका एक डेली लाइफ फिनोमिना जो कि है एडवांस्ड सनराइज एंड डिलेड सनसेट। ठीक है, हम इन दोनों टॉपिक्स को बहुत अच्छे से अभी इस पूरे लेक्चर में डिस्कस कर रहे होंगे। ठीक है, फिर इसी पर्टिकुलर टॉपिक का एक और लेक्चर आएगा, उसमें हम ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, अपेरेंट पोजीशन ऑफ स्टार, ये सब डिस्कस कर रहे होंगे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं हम अपने आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में क्या है? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। तो मैंने आप लोगों को रिफ्रैक्शन क्या होता है ये बहुत ज्यादा डेप्थ में समझाया था जब हम लोग लाइट वाला चैप्टर पढ़ रहे थे। ठीक है, जब हम लोग लाइट वाला चैप्टर पढ़ रहे थे मैंने आपको डेप्थ में समझाया था कि रिफ्रैक्शन क्या होता है। अगर आप लोग भूल गए हो तो मैं आपको एक बार फिर याद दिलवा दूं कि जब मेरी लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, ठीक है, जब मेरी लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो अपनी दिशा में परिवर्तन कर लेती है या अपनी दिशा बदल लेती है। इसी को हम लाइट का रिफ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, लाइट जो अपनी दिशा का परिवर्तन करती है, ठीक है, या जो वो अपनी दिशा बदलती है, अपनी डायरेक्शन चेंज करती है, उसी को हम हमारी लाइट रे का रिफ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, लेकिन यहां पे एक वर्ड और आ गया, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। मतलब रिफ्रैक्शन के साथ एक और वर्ड जोड़ दिया, एटमॉस्फेरिक। तो यहां एटमॉस्फेरिक लगाने का क्या कारण है? मतलब इसका सिंपल सा कारण यही हो सकता है कि जो रिफ्रैक्शन एटमॉस्फेयर में हो रहा हो उसी को हम एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन कहेंगे। लेकिन भैया ये तो हमें भी पता है, हमें आप इसका असली मतलब बताओ ना, इसको समझाओ ना ढंग से, जैसे आप अभी समझा रहे थे। तो लो यार समझो, इसका मतलब ये है कि जो हमारी अर्थ है, अर्थ के बाहर बहुत सारी लेयर्स हैं। ठीक है, एटमॉस्फेयर की, अर्थ के ऊपर एटमॉस्फेयर की बहुत सारी लेयर्स हैं। और उन लेयर्स में कौन कौन सी लेयर्स आती हैं? स्ट्रेटोस्फीयर, सॉरी, सबसे पहली लेयर है हमारी, जो सबसे पहली लेयर होती है वो कौन सी होती है? वो होती है ट्रोपोस्फियर। उसके बाद कौन सी होती है? स्ट्रेटोस्फियर। उसके बाद मेसोस्फियर, उसके बाद थर्मोस्फियर, फिर एक्सोस्फियर। और इससे बाहर तो कंप्लीटली वैक्यूम होता है। वैक्यूम का मतलब पूरा स्पेस होता है। ठीक है, बिल्कुल खाली होता है, कुछ नहीं होता इसके बाहर। ठीक है ना, कंप्लीटली स्पेस, कुछ नहीं होता, कंप्लीटली खाली होता है। तो जब मेरी लाइट आउटर स्पेस से, जब मेरी लाइट मेरी अर्थ की तरफ आके एंट्री लेगी, ठीक है, आउटर स्पेस से लाइट कहां कहां से आ सकती है? एक तो स्टार से आ सकती है, सन से आ सकती है। ठीक है, तो जब आउटर स्पेस से लाइट आके मेरे अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंट्री लेगी तो वो रिफ्रैक्शन शो करेगी। रिफ्रैक्शन शो करने का रीजन क्या है? क्योंकि जो मेरी लेयर्स हैं, मेरी इन एटमॉस्फेयर की लेयर्स का कुछ ना कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है जो कि चेंज होता रहता है। अगर मैं आप लोगों को बताऊं क्या किस प्रकार चेंज होता है, ठीक है, तो ये गौर से देखना कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारी एटमॉस्फेयर की लेयर्स का किस प्रकार चेंज होता है। तो जैसे जैसे मैं मेरी एटमॉस्फेयर की लेयर्स में ऊपर से नीचे बढ़ता रहता हूं, तो जो मेरी लेयर्स का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो ग्रेजुअली इंक्रीज होता है। ठीक है, वो ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे इंक्रीज होता रहता है। दोबारा सुन लेना, जब मैं ऊपर से नीचे की तरफ आता हूं तो मेरी अर्थ का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो धीरे धीरे बढ़ता रहता है। अच्छा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ने का क्या मतलब है? कि जो मेरी एटमॉस्फेयर की लेयर्स हैं उनकी जो ऑप्टिकल डेंसिटी होती है वो बढ़ती रहती है। अब आप लोग सोचेंगे कि भैया ऑप्टिकल डेंसिटी क्या होती है, हमें याद नहीं आ रहा, बताओ एक बार आप। ठीक है, हम भूल गए ऑप्टिकल डेंसिटी। तो यार ऑप्टिकल डेंसिटी मतलब किसी भी पर्टिकुलर मीडियम का लाइट के लिए डेंसर या रेयर होना, उसी को हम ऑप्टिकल डेंसिटी कहते हैं। ठीक है, अगर कोई पर्टिकुलर मीडियम लाइट को अपने अंदर आने में ज्यादा तकलीफ दे रहा है तो मैं उस पर्टिकुलर मीडियम को कहूंगा ऑप्टिकली डेंसर। अगर कोई पर्टिकुलर मीडियम लाइट रे को अपने अंदर आसानी से आने दे रहा है
तो मैं उस पर्टिकुलर मीडियम को कहूंगा ऑप्टिकली रेयर। ठीक है, अब आप लोगों को याद आ गया कि ये ऑप्टिकल डेंसिटी क्या होती है और ऑप्टिकली रेयर मीडियम और ऑप्टिकली डेंसर मीडियम क्या होता है, ये भी आप लोगों को याद आ ही गया होगा, बता दिया मैंने आपको अभी अभी। ठीक है, तो वैसे ही जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे बढ़ते हैं तो मेरे लेयर्स का, तो जो मेरे लेयर्स हैं इनका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो ग्रेजुअली इंक्रीज होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीज होने का मतलब है मेरे लेयर्स की जो ऑप्टिकल डेंसिटी है वो ग्रेजुअली इंक्रीज होती है। अच्छा, ऑप्टिकल डेंसिटी ग्रेजुअली इंक्रीज होती है मतलब जब मेरी लाइट रे, मान लो मेरी स्टार से एक लाइट रे आती है, वो जब मेरे अर्थ के एटमॉस्फेयर में घुसेगी तो वो जैसे जैसे अंदर आएगी, मीडियम जो है मेरा, यानी जो मेरे अर्थ के एटमॉस्फेयर का जो लेयर्स हैं उनको मैं अभी मीडियम कह रहा हूं यहां पे। ठीक है, जो मेरी अर्थ के एटमॉस्फेयर की लेयर्स हैं उन्हें मैं अभी मीडियम कह रहा हूं। ठीक है, मान लो जैसे स्टार से मेरी एक लाइट रे आई, वो जैसे जैसे मेरे अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंट्री ले रही है, स्टार से एक रे ऑफ लाइट आके जैसे जैसे मेरे अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंट्री ले रही है, तो जो मेरा मीडियम है वो डेंसर होता जा रहा है, या जो मेरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। ठीक है, मेरा जो मीडियम है वो डेंसर होता जा रहा है धीरे धीरे। और मैंने आप लोगों को यह बात बताई थी कि जब मेरी लाइट रे ऑप्टिकली रेयर मीडियम से ऑप्टिकली डेंसर मीडियम में जाती है तो वो नॉर्मल की तरफ बेंड होती है। ठीक है, नॉर्मल की तरफ बेंड होती है। तो बेसिकली जब मेरी लाइट रे स्टार से मेरी लाइट रे निकल के मेरे अर्थ के एटमॉस्फेयर में आती है तो अर्थ के एटमॉस्फेयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो धीरे धीरे बढ़ता है, वो ऑप्टिकली डेंसर होती जाती है जैसे जैसे लाइट रे नीचे आती है। ठीक है, और इसके कारण मेरी लाइट रे धीरे धीरे नॉर्मल की तरफ बेंड हो होके अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेती है। और इसी को मैं क्या कहता हूं, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। क्योंकि रिफ्रैक्शन का मतलब क्या होता है कि मेरी लाइट रे का डायरेक्शन चेंज कर लेना जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाए। तो यहां पे भी तो कुछ वैसा ही हो रहा है, क्योंकि मेरे डिफरेंट मीडियम्स का या एटमॉस्फेयर की डिफरेंट लेयर्स का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और जो इनकी ऑप्टिकल डेंसिटी है वो चेंज हो रहा है। इस कारण जो लाइट रे है, ठीक है, इस कारण जो लाइट रे है वो जब मेरे एटमॉस्फेयर में घुस रही है तो वो अपने दिशा में परिवर्तन कर रही है या अपनी डायरेक्शन चेंज कर रही है। ठीक है, वो अपनी डायरेक्शन चेंज कर रही है बेसिकली। ठीक है, और तो इसी को हम क्या कहते हैं, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ठीक है, आशा करता हूं आप लोगों को एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन अच्छे से समझ आ गया होगा, आप लोगों को यहां कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, और इसको याद रखने का एक तरीका भी है। अगर आप लोगों को याद ना हो, मतलब कई बार ऐसा होता है ना कि हम लोग भूल जाते हैं अपन लोग कि भैया जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो आप लोगों ने तो आपने बोला कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है लेयर्स का वो बढ़ता है, लेकिन क्या पता मेरा टाइम बड़ा खराब चल रहा हो एग्जाम में और मैं एग्जाम में भूल जाऊं, मुझे एग्जाम में ये याद आ जाए कि जब मैं ऊपर से नीचे आता हूं तो मेरे लेयर्स का, जो मेरी एटमॉस्फेरिक लेयर्स हैं उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, घट जाता है। जब मैं ऊपर से नीचे आता हूं मेरी लेयर्स में तो जो मेरी लेयर्स का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो घट जाता है। अगर कहीं ऐसा हो गया तो मैं क्या करूंगा भैया, तो चलो मैं आप लोगों को एक तरीका बताता हूं याद रखने का कि आप लोग याद कैसे रखोगे। यार ध्यान से देखो, ये जो वैक्यूम है, ये वैक्यूम तो पूरा खाली होता है, वैक्यूम में तो कुछ नहीं होता। ठीक है, वैक्यूम का तो कोई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं होता क्योंकि वैक्यूम कोई मीडियम ही नहीं है, वहां पे कुछ है ही नहीं, पूरा कंप्लीटली खाली है। ठीक है, अब जब मेरी लाइट रे वैक्यूम से एग्जोस्फीयर में आती है तो एग्जोस्फीयर जो है हमारी एक एटमॉस्फेयर की लेयर होती है। ठीक है, जो एग्जोस्फीयर होती है वो मेरे एटमॉस्फेयर की एक लेयर होती है, उसमें कुछ ना कुछ एयर के पार्टिकल्स होते हैं, बहुत सारे ओजोन वगैरह होती होगी शायद इस पर्टिकुलर लेयर में। इस कारण जब मेरी लाइट रे यहां से यहां आएगी तो वो ऑप्टिकली रेयर मीडियम से, जो वैक्यूम वाला मीडियम है ना, वो ऑप्टिकली रेयर मीडियम की तरह बिहेव करेगा, और जो ये एग्जोस्फीयर है वो ऑप्टिकली डेंसर मीडियम की तरह बिहेव करेगी। समझ पा रहे हो मेरी बात?
मतलब वैक्यूम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो 0 होगा, लेकिन एग्जोस्फीयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ ना कुछ तो जरूर होगा। ठीक है, क्योंकि वैक्यूम कंप्लीटली खाली है इसलिए इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 0 है, लेकिन एग्जोस्फीयर पूरा खाली नहीं है इसलिए इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जरूर होगा कुछ ना कुछ। तो जब हम वैक्यूम से एग्जोस्फीयर की तरफ आ रहे हैं तो मेरे जो लेयर्स का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो बढ़ गया, तो जरूर जब मैं और नीचे जाऊंगा तो मेरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और बढ़ते रहना चाहिए। मतलब जो थर्मोस्फीयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो एग्जोस्फीयर वाली लेयर से ज्यादा होगा। ठीक है, जो मेरा मेसोस्फीयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो इसके कंपैरिजन में ज्यादा होगा। ऐसे ही जब मैं नीचे बढ़ता रहूंगा तो मेरी लेयर्स का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ता रहेगा, यानी कि वो ऑप्टिकली डेंसर होती जाएंगी, और ऑप्टिकली डेंसर होने के कारण जब लाइट रे घुसती है तो वो लाइट रे का पाथ चेंज कर देती है, या मेरी लाइट नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है, और इसी को हम एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, तो चलो अब इससे रिलेटेड हम एक इसका डेली लाइफ फिनोमिना, जो कि हमें पता नहीं चलता लेकिन असल में ऐसा कुछ होता है। ठीक है, हमें पता नहीं लग पाता लेकिन ऐसा हो रहा होता है, वो कौन सा फिनोमिना होता है हम देखते हैं। तो वो फिनोमिना है एडवांस्ड सनराइज एंड डिलेड सनसेट। ठीक है, मतलब एडवांस्ड सनराइज, सूरज जो असली में उगता है उससे पहले ही सूरज का उग जाना, एडवांस्ड पहले ही उग जाना। ठीक है, और जो असली सनसेट होता है, असली सनसेट होने के बाद सन का डूबना। ठीक है, असली सनसेट होने के बाद सन का डूबना। ठीक है, तो यहां रियल सनराइज और रियल सनसेट से मेरा क्या मतलब है, एक बात आप लोग यहां नोट करना बहुत ध्यान से। यहां मैंने दो वर्ड्स बोले, क्या है वो दो वर्ड्स, एक्चुअल सनराइज या फिर रियल सनराइज एंड एक्चुअल सनसेट। ठीक है, मतलब कि एक्चुअल सनराइज होने के पहले ही सन का राइज हो जाना, उसे मैं कहता हूं एडवांस्ड सनराइज। ठीक है, और एक्चुअल सनसेट होने के बाद में सन का सेट होना, उसे मैं डिलेड सनसेट कहता हूं। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है, बेसिकली इनमें 2 मिनट का फर्क होता है। ऐसा क्यों होता है अभी हम ये समझते हैं, लेकिन पहले आप वो 2 मिनट वाली बात अच्छे से समझ लो कि जब एक्चुअल सनराइज जब मेरा असली में होता है उससे 2 मिनट पहले ही सनराइज हो चुका होता है, या सनराइज हुआ हमें दिखाई पड़ता है। ठीक है, ये एक्चुअल में नहीं होता एडवांस सनराइज, लेकिन हमें दिखाई देता है। ठीक है, और एक्चुअल सनसेट के 2 मिनट बाद सूरज डूबता है। ठीक है, असली में नहीं डूबता सूरज 2 मिनट बाद, लेकिन हमें दिखाई देता है। अभी मैं आपको समझाऊंगा ये, तो आप लोग इसे थोड़ा ध्यान से देखना। तो जैसे अभी, अच्छा पहले आप एक्चुअल सनराइज और एक्चुअल सनसेट का मतलब समझ लो। एक्चुअल सनराइज का मतलब है, मान लो मेरा सूरज यहां से ऐसे उगता है। ठीक है, मान लो मेरा सूरज जो है वो यहां से ऐसे उग रहा है, तो एक्चुअल सनराइज का मतलब है कि जब मेरा सूरज उगने के समय होराइजन को क्रॉस कर ले। ठीक है, जो ये मेरी होराइजन है, मैंने आपको समझाया था कि होराइजन क्या होता है। होराइजन वो लाइन होती है या वो पर्टिकुलर अपेरेंट पॉइंट होता है जहां पे मुझे अर्थ और जो मेरी धरती है, जो मेरी पृथ्वी है, और जो मेरा आकाश है, आसमान है, वो मिलते हुए दिखाई देते हैं। मिलते हुए बस दिखाई देते हैं, नकली में, अपेरेंटली। नकली, अपेरेंट का मतलब नकली में, अपेरेंटली मुझे मिलते हुए दिखाई पड़ते हैं। उसी पॉइंट को मैं बेसिकली होराइजन कहता हूं। ठीक है, तो जो मेरी यहां पे ये वाली लाइन है, ये होराइजन लाइन है, क्योंकि ये व्यक्ति जहां खड़ा है अगर ये अपने सामने देखेगा तो इसे अर्थ और स्काई मिलते हुए दिखाई देंगे। इसे जो अर्थ और स्काई है वो मिलते हुए दिखाई पड़ेंगे, इसलिए इस पर्टिकुलर लाइन को हम होराइजन लाइन कह रहे हैं या होराइजन कह रहे हैं।
ठीक है, मैंने आपको 2-3 लेक्चर्स पहले शायद होराइजन क्या होता है अच्छे से समझाया था, मैंने आपको बहुत डेप्थ में जाके समझाया था, बार बार समझाया था, जिससे आप लोगों को याद रहे, आप भूल ना जाओ। और मैंने समुद्र का एग्जाम्पल लेके भी समझाया था कि अगर आप बीच पे खड़े हो और शाम के समय आप सूरज ढलते हुए देख रहे हो, ठीक है, तो आपको लगेगा कि सूरज जो है वो स्काई के और अर्थ के मीटिंग पॉइंट पे जाके नीचे जा रहा है। जो मेरा सूरज है वो ढलने के समय स्काई और अर्थ के, सॉरी, समुद्र और स्काई के मीटिंग पॉइंट के अंदर जा रहा है, तो वही पॉइंट मेरा होराइजन होता है। ठीक है, वही जो पॉइंट होता है वो होराइजन होता है, जहां पे मुझे समुद्र और स्काई मिलते हुए दिखाई पड़ते हैं, और वहीं पे मुझे मेरा सूरज डूबता हुआ दिखाई पड़ता है, और सूरज उगता हुआ भी मुझे वहीं से दिखाई पड़ता है। ठीक है, सूरज जो है वो उगता हुआ भी मुझे वहीं से दिखाई पड़ता है। इसलिए मैं कहता हूं कि मुझे मेरा सूरज जो है वो उगता हुआ भी होराइजन से दिखाई देता है। होराइजन मतलब अर्थ का और स्काई का अपेरेंट मीटिंग पॉइंट, अर्थ का और स्काई का अपेरेंट मीटिंग पॉइंट मतलब अर्थ का और स्काई का नकली मीटिंग पॉइंट। ठीक है, तो सूरज उगता हुआ मुझे होराइजन से ही दिखाई देता है और सूरज डूबता हुआ मुझे होराइजन पे ही दिखाई देता है। तो यहाँ एक्चुअल सनराइज का मतलब है कि जब सूरज, मेरा जो सूरज है वो एक्चुअल में होराइजन को क्रॉस कर ले, ठीक है, क्रॉस करते या फिर होराइजन पे आ जाए, क्रॉस होने की हालत में आ जाए होराइजन पे, उसे मैं क्या कहता हूँ, एक्चुअल सनराइज। और एक्चुअल सनसेट का क्या मतलब है, जैसे ये होराइजन इस तरफ है तो होराइजन इस तरफ भी होगा, ठीक है, और मान लो सूरज ऐसे आके इस तरफ आके डूबता है, तो ये जो होराइजन लाइन है, होराइजन लाइन को क्रॉस कर लेना, उसे मैं क्या कहता हूं, एक्चुअल सनसेट। डूबने के समय होराइजन को क्रॉस करना, डूबते समय सूरज का होराइजन को क्रॉस करना, उसे मैं एक्चुअल सनसेट कहता हूं। और उगने के समय सूरज का दोबारा होराइजन को क्रॉस करना, कुछ इस प्रकार जो बाहर आती है, ठीक है, ये होराइजन लाइन है, इसके ऊपर ऐसे आना, ऊपर आ जाना, या जस्ट इस सूरज का यहां पे होना, इसी लाइन पे, इसे मैं क्या कहता हूं, एक्चुअल सनराइज। ठीक है, तो जब मेरा एक्चुअल सनराइज होता है उससे 2 मिनट पहले ही मुझे सूरज यहां दिखाई देता है, मतलब अभी तक मेरा सूरज उगा नहीं है लेकिन तब भी मुझे सूरज यहां दिखाई दे रहा है। ऐसा होता है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण। अब एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण किस प्रकार होता है, अब इसे समझते हैं। अच्छा, आप लोगों को ये बात तो मैंने बताई होगी कि होराइजन, जब मेरी कोई वस्तु होराइजन पे होती है, या जैसे सूरज है, वस्तु क्या कह रहा हूं मैं, वस्तु वर्ड यूज करना गलत है, जब सूरज मेरा होराइजन पे होता है तो हमारी और सूरज की जो डिस्टेंस होती है वो क्या होती है, मैक्सिमम होती है उस समय। ठीक है, हमारी और सूरज की जो डिस्टेंस होती है वो उस समय मैक्सिमम होती है, और जब सूरज और हमारी डिस्टेंस मैक्सिमम होती है तब ही लाइट का रिफ्रैक्शन मैक्सिमम होता है। ठीक है, तब लाइट का जो रिफ्रैक्शन होता है वो मैक्सिमम होता है। ये बात हम बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं लास्ट लेक्चर्स में। तो अभी जो है सूरज मेरा होराइजन के आसपास है, ठीक है, मतलब सूरज हमसे मैक्सिमम डिस्टेंस पे है, और सन रेज, सूरज की किरणें जब हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंट्री लेती हैं तो एटमॉस्फेयर में होता है रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन होने के कारण जो मेरी सन की रेज हैं वो अपना पाथ चेंज कर लेती हैं, वो अपना पाथ क्या करती हैं, चेंज कर लेती हैं। मैंने आपको बताया था ना कि जैसे जैसे मैं ऊपर से नीचे आता हूं तो ऑप्टिकल डेंसिटी बढ़ जाती है, ऑप्टिकल डेंसिटी बढ़ने के कारण जो मेरी लाइट रेज हैं वो नॉर्मल की तरफ बेंड होती हैं, और नॉर्मल की तरफ बेंड होते 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 अपनी डायरेक्शन चेंज करती हैं। ठीक है, तो यहां भी कुछ वैसा ही हो रहा है, यहां भी सनलाइट की डायरेक्शन चेंज हो रही है, मतलब सनलाइट जो है बेंड हो रही है। ठीक है, और लाइट वाले चैप्टर में मैंने आपको ये बात बहुत अच्छे से बताया था कि हमारी आंखों को आदत होती है कि वो सीधा या वो सीधी रेस देखती हैं। ठीक है, तो असल में जो सूरज की किरणें हैं वो होती तो बेंड हो जाती हैं। ठीक है, ऐसे जैसे एटमॉस्फेयर में एंट्री लेती हैं तो वो बेंड हो जाती हैं, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होने के कारण वो बेंड होके हमारी आंखों में घुसती हैं। लेकिन क्योंकि हमारी आंखें टेढ़ी रेस को नहीं देख सकती, हमारी जो आंखें हैं वो तिरछी रेस को, या जो थोड़ी कर्व्ड रेज होती हैं उन रेस को हमारी आंखें नहीं देख पाती,
इस कारण हमारी आंखों को ऐसा लगता है कि जो ये रेज आंखों में घुस रही है वो कुछ यहां से निकल के आ रही है, वो जो रेज है वो यहां से निकल के आ रही है। हमारी आंखों को ऐसा महसूस होता है कि जो रेज है वो यहां से निकल के आ रही है। तो इस कारण सूरज होता तो एक्चुअल में यहां पे है, ये सन की जो होती है वो क्या होती है, एक्चुअल पोजीशन, लेकिन सूरज जो है वो हमें दिखाई देता है कहां, यहां दिखाई देता है। ठीक है, सूरज हमें दिखाई देता है यहां। तो क्या आप लोगों को यहां ये चीज देख के समझ आ रही है कि सूरज 2 मिनट पहले ही उग गया, असली में नहीं उगा, पर हमको ऐसा लगा कि सूरज जो है वो 2 मिनट पहले ही उग चुका है। था एक्चुअल में सूरज यहां पे, सूरज एक्चुअल में कहां था, यहां पे, लेकिन क्योंकि एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन हुआ, हमारी आंखों को तिरछी या टेढ़ी रेस देखने की आदत नहीं है, तो हमारी आंखों ने ऐसा एक्स्ट्रा, मतलब बेसिकली लाइट रेस को एक्स्ट्रापोलेट ही तो कर दिया हमने, पीछे की तरफ बैक ट्रैक ही तो कर दिया है ना, यही तो करा है। तो हमारी आंखों को ऐसा लगा कि जो ये लाइट रेज है वो कुछ यहां से निकल के आई है। इस कारण हमारे लिए जो सनराइज होता है वो 2 मिनट पहले ही हो जाता है। ठीक है, मतलब असली में जो सूरज होता है, मान लो 6 बजे हमारा सूरज उग रहा है, ठीक है, 6 बजे हमारे सूरज को उगना है, तो 5:58 को ही उग जाएगा हमारा सूरज। हमारा सूरज जो है 5:58 को ही उग जाएगा, ऐसा हमें लगता है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण कि जो हमारा सूरज है वो 2 मिनट पहले ही उग गया। ठीक है, ये बात आप लोग नोट कर लेना बहुत अच्छे से। अच्छा, अब उसके बाद हम बात करते हैं थोड़ी सी डिलेड सनसेट की। ठीक है, अच्छा, अब मान लो यही मेरा होराइजन है, ये मेरा होराइजन की लाइन है, अब सूरज डूबते हुए यहां चला गया। ठीक है, सूरज डूबते हुए यहां आ गया, अब दोबारा सूरज होराइजन पे ही आके डूबता है, ये बात आपको पता है, और होराइजन से हमारी डिस्टेंस मैक्सिमम होती है, तो सनलाइट आके हमारी आंखों में कुछ इस प्रकार एंट्री लेती है। ठीक है, रिफ्रैक्ट हो जाती हैं, रिफ्रैक्ट होके अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेती हैं और हमारी आंखों में एंट्री लेती हैं सूरज की किरणें। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में हमें ऐसा लगता है, हमारी आंखों को टेढ़ी लाइट रेज देखने की या मुड़ी हुई लाइट रेज देखने की आदत नहीं होती, तो हमारी आंखों को ऐसा लगता है कि जो ये लाइट आई है वो कुछ यहां से निकल के आई है। ठीक है, तो क्या आप लोगों को ये चीज यहां देख के समझ में आया कि सूरज जो है हमारा डूब चुका है। ठीक है, सूरज हमारा असली में डूब चुका है, लेकिन हमें अभी भी लग रहा है कि हमारा सूरज यहां पे है, क्योंकि हमारी आंखें इस वाले सूरज को देख रही है, यानी अपेरेंट पोजीशन ऑफ सन को देख रही है। ये मेरे सन की अपेरेंट पोजीशन है, ये भी मेरे सन की अपेरेंट पोजीशन है, एक्चुअल पोजीशन ये है। ठीक है, एक्चुअल पोजीशन ये है। अब आप लोग सोचेंगे कि भैया ऐसा, मतलब जब और सुबह हो जाती है या दोपहर के टाइम में ऐसा हमें क्यों नहीं देखने को मिलता, तो मैं कहूंगा यार कि जैसे दोपहर के टाइम है या सुबह 10 बजे, 2 बजे, 3, 4 बजे, उस समय जो होता है सूरज और हमारी डिस्टेंस होती है वो बहुत कम होती है, बहुत कम नहीं होती, मतलब कंपेयर करें, अगर मैं होराइजन से कंपेयर करूं उस डिस्टेंस को तो वो थोड़ी कम होती है। इस कारण रिफ्रैक्शन उस लेवल का नहीं हो पाता, और जब रिफ्रैक्शन उस लेवल का नहीं हो पाता तो ऐसा कुछ उस समय नहीं होता। उस समय मतलब 2-3 बजे ऐसा हमें नहीं दिखता, ऐसा हमें सिर्फ दिखता है जब सूरज डूबता है, या ऐसा हमें तब दिखता है जब हमारा सूरज डूबता है या हमारा सूरज जब उगता है। तो क्या आप लोग यहां देख के समझ पाए कि हमारा सूरज जो है वो डूब चुका है, लेकिन हमारी आंखों को लग रहा है कि अभी भी सूरज यहां पे है, मतलब अभी भी हमारा सूरज होराइजन से ऊपर है, और इसे ही मैं क्या कहता हूं, डिलेड सनसेट। हमारी आंखों को लगता है कि सूरज 2 मिनट बाद जाके डूबेगा, एक्चुअल में सूरज डूब चुका है, लेकिन हमारी आंखों को लगता है कि वो अभी यहां पे है। ठीक है, वो अभी यहां पे है और 2 मिनट बाद ये डूबता है। समझे आप लोग बहुत अच्छे से।
ठीक है, तो बाकी इसका एक एप्लीकेशन हमने अभी डिस्कस कर लिया, दूसरा एप्लीकेशन हम इसका डिस्कस कर रहे होंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जो कि है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, अपेरेंट पोजीशन ऑफ स्टार। ठीक है, और आशा करता हूँ आपको ये पूरा टॉपिक बहुत अच्छे से मैं समझा पाया हूँगा, आप लोगों ने बहुत अच्छे से समझा होगा। अगर कुछ ना समझ में आए तो आप लोग रिवाइंड करके देख सकते हैं। तो तब तक के लिए थैंक यू, बाकी बातें हम करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में।